नमस्कार, बहुत स्वागत है पूजा खंडूरी। और सुबह के 9 बज रहे हैं, आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही आपको दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल वालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला। चलिए, तो आज हम बात करेंगे उस परेशानी की जो बीते कुछ दिनों से दिल्ली के लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। यमुना में आई जो बाढ़ है उसके बारे में। लेकिन अब एक राहत की खबर सामने आई है। यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। अभी यमुना का जो जलस्तर है वो 205.91 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा सा ऊपर है। और पिछले कुछ दिनों में पानी का स्तर 207 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। खास तौर पर जो इलाके यमुना के किनारे बसे हैं, वहां लोगों को काफी नुकसान हुआ था। अब तिब्बती कॉलोनी, यमुना बाजार, 32 घाट कॉलोनी, मूरी गेट और मजनू का टीला जैसे इलाके पानी में डूब गए। कई लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। आईटीओ ब्रिज के पास और खजूरी खास इलाका है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर कुछ दिन रुकने का फैसला किया है। और कई मजदूर जो यमुना के किनारे खेती करते थे, उन्हें भी शिविरों में शिफ्ट किया गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को सिर्फ पानी में फंसने की परेशानी नहीं हुई पूजा, बल्कि पीने के पानी की भी भारी किल्लत हो गई है। यमुना में पानी का बहाव तेज हुआ और उसके साथ ही काफी कीचड़ भी आया। यही कीचड़ वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच गया। वहां से दिल्ली के कई इलाकों को पानी सप्लाई होता है, लेकिन अब जब पानी साफ नहीं है तो प्लांट भी कम पानी तैयार कर पा रहा है। तो इस वजह से देखिए, सिविल लाइंस, पुरानी दिल्ली, मुखर्जी नगर, बुराड़ी, वजीराबाद और कई इलाकों में 2 दिन से पीने का पानी ठीक से मिल नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच एक और दुखद खबर सामने आई कि न्यू उस्मानपुर के गड़ी मेंढू गांव में रहने वाले ओमबीर, जिनकी उम्र 45 साल थी, वो अपने घर के गाय को बचाने के लिए यमुना के पानी में उतर गए, लेकिन वो बह गए और उनका शव 3 दिन बाद जाकर मिला। ये इस बाढ़ की वजह से सामने आया पहला मौत का मामला था। बाढ़ का असर सिर्फ घरों और पानी तक ही सीमित नहीं है पूजा, सड़कें भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। खासतौर पर पुष्टा रोड पर, जो कि शास्त्री पार्क चौक से लेकर के खजूरी चौक और फिर खजूरी थाने तक जाती है, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं और इसका असर करावल नगर, मुस्तफाबाद और गोंडा विधानसभा जैसे इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। वो लोग प्रभावित हैं। अब राहत की बात यह है कि यमुना में जो पानी है उसका बहाव जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जलस्तर जो है कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस मिली है और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। तो हत्तीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा अब घटाई गई है। पहले ये पानी यमुना में तेजी से आ रहा था, जिससे जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन अब जब वहां से कम पानी छोड़ा जा रहा है तो यमुना में जलस्तर घटने लगा है। अब केंद्रीय जल आयोग ने भी कहा है कि आने वाले समय में पानी और घट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो खतरे का निशान जल्द ही पार हो जाएगा। हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकेंगे। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। दिल्ली सरकार और प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। राहत शिविरों में खाना, पानी, दवाइयां और जरूरत की चीजें दी जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी इलाके में तैनात है ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद की जा सके। लेकिन अभी पूरी तरह से हालात सोनाली सामान्य तो नहीं हुए हैं। मयूर विहार हो गया, वजीराबाद हो गया, कई कॉलोनीज हैं जहां पर अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है और लोगों को सफाई, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जो होती है उसकी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील ये की गई है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे और सिर्फ सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करे। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। लगातार जलस्तर जो है वो घट रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कम नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी अभी भी है। वो अपने घरों में हालांकि अभी शिफ्ट नहीं हो सकते, उनको राहत शिविरों में ही थोड़े टाइम तक शरण लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यमुना का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन जो पानी इलाकों में घुसा हुआ है वो पानी अभी तक वहां से नहीं निकाला गया है। उस पानी की निकासी भी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाले हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं
और इसी वजह से थोड़ी सी बरसात होती है तो उस वजह से भी जल भराव हो जाता है और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ये देखने को मिल रहा है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो तो पहली ये होगी, ज़्यादा लंबे वक्त तक भी कोई पानी किसी जगह पर रहे ना तो वो बीमारी का कारण बनता है, उसकी वजह से बीमारियां बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि वो पानी की निकासी वहाँ से जल्द हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे इसके लिए सरकार प्रशासन कैसे भी सोल्यूशंस निकाले। लेकिन जो लोग परेशान हो रहे हैं, कई इलाके हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पर लोग घुटनों तक उनका पानी भरा हुआ है और वो पानी साफ पानी नहीं है, गंदा पानी है, वो नालियों में जाकर वापस आ रहा है, वो नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, कचरा वहाँ पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है देख करके नाले में से लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों की परेशानी जो है वो कम होते नजर आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि पानी भरा उनके घरों के पास और कहीं ना कहीं घरों में भी जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि सही कहा आपने, पानी भरा हुआ जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी जो है वो ज़्यादा फैलने की इस वक्त चांसेस हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने घर को छोड़ करके अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं पूजा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। अगर हम भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं और राहत शिविरों में रह करके शायद वो भी कंफर्टेबल ना हो। और दवाइयों की बात है, हालांकि सरकार सारी चीज़ें उन्हें दे रही है, मुहैया करा रही है, लेकिन फिर भी जो अपने घर वाली बात होती है पूजा, वो कहीं बाहर नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही बात है ये, आपकी जो पूरी दिनचर्या होती है, आपका जो डेली रूटीन होता है, वो सब कुछ प्रभावित हो जाता है। अब प्रशासन आपको सुविधाएं मुहैया करवाता है, वो सुविधाएं मुहैया करवाता है जो बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स जैसे आपको खाने के लिए खाना मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, आपको रहने के लिए एक बिस्तर मिल जाएगा, वॉशरूम्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या पूरे दिन भर में हम सिर्फ यही काम करते हैं? नहीं, हमारी लाइफ में और भी बहुत चीज़ें होती हैं और वो सब कुछ प्रभावित हो जाते हैं। लो लाइन एरियाज़ के लोग काफ़ी परेशान हुए हैं इस बार, लेकिन अब राहत की बात है ये, अब उनको तो राहत फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन राहत की बात ये ज़रूर है कि यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। पहले 207 तक पहुंच गया था, अब 205.9 रिकॉर्ड किया गया है। धीरे धीरे करके ही कम ही होगा, जो डेंजर लेवल होता है वो 205.33 होता है, उससे कम हो जाएगा एक बारी को। तो फिर उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि मॉनेस्ट्री जैसे जो एरियाज हैं, जो मॉनेस्ट्री की तस्वीरें हमने देखी, बाजार में किस तरह से पानी भरा हुआ है, बोट चलाने पड़ रही है वहाँ पर, इतना पानी भरा हुआ है वहाँ पर और उस पानी की निकासी भी नहीं हो रही है। उसको लेकर हमने कई सवाल भी पूछे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि जब यमुना का जलस्तर कम होगा तब जाके वो पानी वहाँ से निकलेगा। तो लोगों को ये इंतजार है, वो वहाँ पर दुकानें हैं, कई लोगों की वो आजीविका है, लोगों का घर चलता है उससे। तो अगर वो बंद रहेंगी, लंबे वक्त तक बंद रहेगी, तो उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अल्टीमेटली बिना पैसे के तो कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है, और जिनका घर उन दुकानों से चल रहा है, उनकी हेल्प के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों की दुकानें बंद हैं और यमुना बाज़ार में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ी। पानी का जलस्तर जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा, जलस्तर बढ़ने से वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। और कई सारे एरिया हैं, मयूर विहार की बात करें तो वहाँ तक भी इलाकों तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। और ख़ासतौर पर वो लोग जो कि निचले इलाकों में यमुना के पास रहते थे, खेती करते थे, उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई और सबसे ज़्यादा प्रभावित भी आज भी वही है, क्योंकि वही लोग जो हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं। और सही कहा आपने कि लोगों को वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि अगर किसी को कोई वैसी बीमारी है, जैसे कि फीवर की दवाई जो हो गई, वो तो आपको कोई दे सकता है, लेकिन अगर आपको सपोज कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई किडनी की प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो उसके लिए तो उनकी परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। वो अगर अपने घर आएंगे तो उनकी देख भी होगी, दवाइयाँ समय पे ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले तो वो पानी वहाँ से हटाना चाहिए, उसकी निकासी के लिए सरकार को पहले और प्रशासन को सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अगर उन्हें बीमारी होगी तो उन्हें सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा उससे निपटने में और उस बीमारी से ठीक होने में। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है और बार बार सवाल भी किया जा रहा है। सवाल हम करते भी इसलिए हैं ताकि प्रशासन थोड़ा और एक्टिव हो जाए, क्योंकि देखिए जिन हालातों से लो लाइन एरियाज के लोग अभी गुजर रहे हैं, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी है या फिर प्रकृति की वजह से किन्हीं समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, उस उनका क्या कसूर है? लेकिन सफर तो वो कर रहे हैं, घर तो उन्हें अपना छोड़ना पड़ा है, अब दुकानें उनको अपनी छोड़नी पड़ी है, आजीविका उनको अपनी छोड़नी पड़ी है। तो ऐसे में प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन ये कर सकता है कि प्रशासन उनके लिए जो स्थिति है उसको थोड़ा अपनी तरफ से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो सुविधाएं प्रशासन उनको दे रहा है वो सुविधाएं उनको देते रहे। और जो समस्या आई है ना, अब देखिए समस्या तो आ गई है, हाँ, चली भी जाएगी। अगर वक्त के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो कुछ वक्त में यमुना का वाटर लेवल अपने आप
डिक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा, और वो डेंजर लेवल के नीचे चले जाएगा। पानी भी अपने आप निकल ही जाएगा, कुछ ज़मीन संभालेगी, कुछ नालियों से निकल जाएगा। लेकिन क्या हमें सिर्फ वक्त के भरोसे छोड़ देना चाहिए इस स्थिति को, या फिर उसके लिए थोड़ी एक्टिवनेस दिखनी चाहिए? वो चाहे, क्योंकि पिछली बार जब मानसून एक्शन प्लान को लेकर बात हो रही थी तो ये दावा किया गया था प्रशासन की तरफ से भी कि मानसून एक्शन प्लान बहुत पुख्ता बनाया गया। पहले तो कहा यह भी गया था कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन आ गई, लो लाइन एरियाज प्रभावित हुए। और ये भी कहा गया कि नालियों से गाद निकाली गई है, नालियों की सफाई हुई है, क्योंकि हर बार होता ये है मानसून सीजन में कि ठीकरा जो होता है पूरा ड्रेनेज सिस्टम पे फोड़ दिया जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश कालीन है, बहुत पुराना है, तो इस वजह से वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन इसमें दिल्ली की पब्लिक का क्या कसूर है? ना तो उन्होंने वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, हाँ। वो उस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हर साल खर्च होते हैं, और ये बजट से जाता है निगम के कामों में। दिल्ली की पब्लिक तो टैक्स पे कर रही है, दिल्ली की पब्लिक अपना हर वो काम कर रही है जो उसे करना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन उनको क्या मिल रहा है? उनको अगर नालियां ओवरफ्लो होती हुई मिलती है और गंदे पानी से उनको निकलना पड़ेगा, तो क्या वो सवाल नहीं पूछेंगे कि हमें क्यों नहीं सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों एक रहने लायक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है या एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है? वो सवाल पूछेंगे। अगर वो सड़कों पर निकलेंगे, उन्हें टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी, तो क्या वो सवाल नहीं पूछेंगे कि हमें एक स्मूथ सड़क क्यों नहीं मिल रही है, हमें एक गड्ढों वाली सड़क क्यों मिल रही है? जो हादसों का शिकार हो रहे हैं, जो 2 व्हीलर वाहन यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, जो हादसों का शिकार हो जाता है, गड्ढे में अगर पानी भर जाए आपको अंदाज़ा नहीं लगता है गड्ढा कितना गहरा हो सकता है। उनका क्या कसूर है? वो क्या सवाल नहीं पूछेंगे कि हमने अपनी तरफ से ऐसी क्या कमी छोड़ी है जो हमें ऐसी स्थिति में अपने दफ्तर आना जाना पड़ रहा है, या जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ जाना पड़ रहा है? बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। परेशानी तो लोगों की बढ़ी हुई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, वरना लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती। कहीं ना कहीं वाटर लेवल से तो लोग परेशानी है, जो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है यमुना का जो पानी है। लेकिन अगर बारिश होती तो जलभराव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और भी बढ़ जाती। तो गनीमत है कि बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं अभी तो कम है। हालांकि जो लो लाइन एरिया के जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ी हुई है, लेकिन मौसम की मार नहीं है, बारिश नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी इतने परेशान नहीं है। और ये कहीं ना कहीं राहत की बात है, ये अच्छी बात है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो परेशानियां उनको है भी, वो परेशानियां भी जल्द से जल्द उनकी खत्म हो, क्योंकि उसमें उनका कसूर नहीं है। देखिए, घुमा फिरा के ना बात वहीं पे आ जाती है, जिसमें जिस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है ना, उसको अगर झेलना पड़ता है, फिर उनके लिए आवाज़ उठानी हमको पड़ती है, हमारा फर्ज है उनके लिए आवाज़ उठाना। अब जहाँ तक रही ना दिल्ली में गड्ढों की बात, आपने देखा दिल्ली में आपको बहुत कम सड़कें ऐसी मिलेंगी जहाँ पर स्पेशली बारिश का सीजन में देखिए गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा किस क्वालिटी का काम हो रहा है जो हर साल गड्ढे हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं उससे? फिर उसके बाद ये भी उम्मीद की जाती है कि जैसे जैसे मानसून सीजन खत्म हो, बहुत तुरंत प्रभाव से बहुत जल्दी उन गड्ढों को भरा जाए, उन पॉटहोल्स को भरा जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं जब फरीदाबाद से यहाँ आती हूँ तो फिर ऐसी हार्डली शायद एक केवल कि नोएडा की ही सड़क है, और दिल्ली में एक बदरपुर फ्लाईओवर है और सरिता विहार फ्लाईओवर है, जहाँ पर मुझे गड्ढे नहीं मिलते हैं। अदरवाइज पूरी सड़कें वहाँ से लेके यहाँ तक आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। भैया कुछ काम करिए, जाग जाइए और जो पब्लिक परेशान हो रही है उनके समस्या का समाधान करिए। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। चलिए अब हम बात करेंगे देश के उस बारे में जो मौसम से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि मौसम से जुड़ी हुई खबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पूजा। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम जो है वो बिगड़ चुका है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक हर जगह बारिश ने कहर मचाया हुआ है। पूरे देश में देखिए भारी बारिश का असर है और उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं यहाँ सामने आ रही हैं। इन राज्यों के पहाड़ी इलाकों में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं, कई सड़कें बंद हो गई हैं, पुल टूट गए हैं, आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हो गई है। पंजाब में हालात काफी ज्यादा बुरे हैं, कई जिलों में तो बाढ़ जैसी स्थिति है, नदियां उफान पर है और आसपास के गाँव में पानी भर चुका है। खेतों में जो खड़ी फसलें हैं वो डूब चुकी हैं और लोग अपने घर छोड़ने को भी मजबूर हो गए हैं। अब एक नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर पर। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां अगले 2 दिन मौसम और ज्यादा बिगड़ने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यानी कि IMD ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और तेज बारिश हो सकती है।
आईएमडी का अलर्ट साफ कहता है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली के अलग अलग जिलों में तेज बारिश और आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो किन किन इलाकों में बारिश होगी ये जरा हम आपको बता देते हैं। आईएमडी ने क्या बताया है कि दिल्ली के इन जिलों में बारिश की काफ़ी संभावना है, जैसे कि शाहदरा हो गया, मध्य दिल्ली हो गई, पूर्वी दिल्ली हो गई, पश्चिमी दिल्ली हो गई, पूरी दिल्ली ऑलमोस्ट, उत्तरी दिल्ली हो गई और उत्तर पूर्व दिल्ली हो गई, उत्तर पश्चिम दिल्ली हो गई। इन जिलों में देखिए बारिश को लेकर जो संभावनाएं हैं वो जाहिर की गई है। इन इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिश होती रहेगी, कभी धूप निकलेगी तो कभी अचानक अंधेरा छा जाएगा और फिर बारिश शुरू हो जाएगी। उमस भी परेशान करने वाली है दिल्ली की पब्लिक को, तो इस खबर को ध्यान से सुनिए आप। तो दिल्ली में इन दिनों एक और समस्या लोगों को बहुत परेशान कर रही है, वो है उमस भरी गर्मी। बारिश होने के बावजूद भी तापमान ज्यादा गिरा नहीं है और जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकती है तब हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे घुटन और चिपचिपाहट महसूस होती है। दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रहती है, जिससे मौसम और ज्यादा अजीब होने लगता है। क्या करें और क्या ना करें ये हम आपको बताते हैं। देखिए, मौसम विभाग और प्रशासन की तरफ से लोगों को कुछ जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जब भी तेज बारिश या आंधी आए तो बाहर निकलने से बचें। खुले मैदान, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हो। इसके साथ ही यदि वाहन चल रहे हो तो धीमी गति से ही चलाएं। घर की छतों और खिड़कियों को ठीक से बंद करें। बिजली के उपकरणों को सुरक्षित रखें। चार्जिंग के वक्त सावधानी बरतें। अगर कहीं जलभराव हो रहा है तो उस रास्ते से ना गुजरें। ट्रैफिक और पब्लिक लाइफ पर ये असर डालेगा। दिल्ली में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने की समस्या आम हो गई है। आईटीओ, लक्ष्मी नगर, रिंग रोड, मयूर विहार, रोहिणी, जनकपुरी और पटेल नगर जैसे इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक जाम लग सकता है। तो बारिश के चलते ऑफिस जाने वाले स्कूल के बच्चे और आम लोग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। मेट्रो तो चलती है लेकिन स्टेशन के बाहर कीचड़ होता है, पानी की वजह से वहां पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा और मतलब 100 बात की एक बात अगर हम समझे तो आपको खुद ही सतर्क रहना जरूरी होता है। जितना खुद केयरफुल रहेंगे उतना ज्यादा आप इशू में फंसने से बचेंगे। अब किसानों के लिए बारिश कैसी है इसे भी जरा समझ लीजिए आप। बारिश का असर खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। कुछ इलाकों में जहां बारिश से फायदा हो रहा है तो वहीं कुछ जगहों पर तेज बारिश और बाढ़ की वजह से खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। खासकर के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से धान और सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है। और आगे भी क्या ऐसे ही मौसम रहने वाला है, ये भी आपके जहन में एक सवाल जरूर आने वाला है। तो आईएमडी के अनुसार अगले 2 से 3 दिन दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे मौसम में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन पूरी तरीके से साफ मौसम अभी कुछ दिन दूर है। तो कुल मिलाकर के कहें पूजा तो अगले कुछ दिन में दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बारिश से राहत तो मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं ये राहत परेशानी का रूप भी ले रही है। तो इसी वजह से देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र में भारी बारिश की चपेट में हैं। पंजाब में बाढ़ आई हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर के कई हिस्सों में अगले 2 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का अनुमान जताया है। और इन इलाकों में बारिश होगी आईएमडी की तरफ से जो बताया गया है। रविवार की अगर हम बात करें, आज की बात कर ले अगर हम दिल्ली, एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली के शाहदरा, मध्य पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम जिलों में बारिश होने की संभावना है। रविवार को दिल्ली, एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। दिन में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में धूप निकलती रहेगी। इसमें उमस वाली गर्मी रहेगी और बारिश होने के भी आसार हैं। शनिवार को भी हुई बारिश। शनिवार दोपहर को पूर्वी, उत्तरी और मध्य दिल्ली सहित शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 0.9 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.6 डिग्री कम है। तो देखिए, अगर हम दिल्ली, एनसीआर की बात करें तो 2 दिनों तक भारी बारिश और 2 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलने की अलर्ट दी गई है, और जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। पूजा
तो देखिए इस तरह के हालात जो हैं वो वैसे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं और उससे से जुड़ी अपडेट्स भी हमारी सहयोगी आपको बता रही थी। तो मौसम की मार से देखिए खुद ही आप अलर्ट रहेंगे तो बच सकते हैं। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं कैसे बड़े अपराध की जिसने दिल्ली एनसीआर को एक तरह से हिलाकर रख दिया है। ये मामला अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी का है जिसमें ड्रग्स की खेप जो थी वो थाईलैंड और भी कई देशों से मंगाई जा रही थी, दुबई जैसे देशों से मंगाई जा रही थी। और दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस पूरे मामले में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या निकलकर सामने आया है और पुलिस को फिलहाल क्या क्या मिला है। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्राइम ब्रांच की जो टीम है उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई करके उन्होंने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया है। पुलिस ने गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 5 किलो 737 ग्राम गांजा, 3 कारें और 2 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। और अब चलिए आपको ये पूरा मामला हम आसान भाषा में ज़रा समझाते हैं कि कौन कौन पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इस तरह से हुई है। महराज खान नाम है, तिलक नगर का रहने वाला है ये शख्स। और प्रताप सिंह भी एक शख्स है जिसको पकड़ा गया है, मिलोठी पश्चिमी दिल्ली से रहने वाला है। अनिल कुमार सिंह है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से रहने वाला है। हरप्रीत सिंह चंदर बिहार से रहने वाला है और राजवंत सिंह निहाल बिहार से है और सुरजीत सिंह जो दिल्ली का ही रहने वाला है। कैसे इसका भांडाफोड़ हुआ है देखिए जरा। देखिए, पुलिस को सबसे पहले 26 अगस्त को एक गुप्त सूचना मिली। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की पश्चिमी रेंज 1 ने कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल दिनेश को सूचना मिली थी कुछ लोग केशवपुर मंडी से तस्करी के जो पदार्थ हैं वो लेकर के जा रहे थे। तो पुलिस को ये जानकारी मिली है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मतलब कि इसमें सोचिए कि सिर्फ देशी नहीं विदेश में भी भंडाफोड़ ये हुआ है कि देश नहीं विदेश से भी वो आ रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं जो ड्रग्स है उसकी। और इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूजा अभी तक। बिल्कुल, इस सूचना के आधार पर एसीपी सत्येंद्र मोहन की देखरेख और इंस्पेक्टर अखिलेश के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने गोल्डन मेंशन होटल केशवपुर मंडी के पास 2 गाड़ियों की तलाशी ली है जहां से 3 किलो 708 ग्राम ओजी गांजा बरामद किया गया है। और उस वक्त पुलिस ने प्रताप सिंह और महराज खान को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड से कैसे ये नशा आ रहा था ये जरा समझिए। देखिए, गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड है अनिल कुमार सिंह जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल हैदराबाद में था। पुलिस ने 1 सितंबर को उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, फिर अनिल की निशानदेही पर पुलिस ने उसके पैतृक गांव आजमगढ़ में छापेमारी की और वहां से एक कार और 2 किलो 29 ग्राम ओजी गांजा और कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए। गिरोह कैसे काम करता था चलिए आपको ये भी बता देते हैं। ये गिरोह बहुत ही व्यवस्थित और चालाक तरीके से काम कर रहा था। अनिल कुमार सिंह, दुबई में मौजूद उसका साथी ईशान। तो देखिए किस तरीके से दुबई से ये लोग जुड़े हुए थे और ये जो है ड्रग तस्करी का ये पूरा खेल चला रहे थे। वहीं से इस पूरे नेटवर्क को थाईलैंड से ऑपरेट कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात, थाईलैंड से ऑपरेट कर रहे थे। वहां से वो ओजी गांजा खरीदते थे जिसकी कीमत 1,05,000 रुपए प्रति किलो होती थी। फिर उसे भारत में लाकर के 6 से 7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता था। ये सारा माल टूरिस्ट के जरिए यानी कि ड्रग कैरियर्स के जरिए भारत पहुंचता था। गिरोह के सदस्य नए लोगों को विदेश घूमने, टिकट और कमीशन का लालच देकर के काम में लगाते थे। सुरजीत सिंह और प्रताप सिंह ऐसे लोगों के लिए टिकट और यात्रा की व्यवस्था करते थे। बैंकॉक में एक लोकल सप्लायर था, ड्रग्स के पैकेट इन कैरियर्स को वो देता था। जब ये लोग भारत वापस आते थे तो माल को प्रताप सिंह और महराज खान को सौंप दिया करते थे। इसके बाद दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में इसे एजेंट्स के जरिए बेच दिया जाता था। 3 सितंबर को और भी गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद पुलिस ने 3 सितंबर को एक और बड़ी कार्रवाई की है। हरप्रीत सिंह, राजवंत सिंह, सुरजीत सिंह को चंदर विहार से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पूछताछ में कबूल किया कि वो ईशान नाम के व्यक्ति के कहने पर ही काम कर रहे थे और ईशान दुबई में बैठकर इस नेटवर्क को चला रहा था। प्रताप सिंह की मदद से नए लोगों को जोड़ा जा रहा था। तो देखिए आपको हम एक बात और बता देते हैं कि बरामदगी जो है वो क्या क्या हुई है। पुलिस ने आरोपियों से जो सामान बरामद किए हैं उसमें शामिल है 5 किलो 700 ग्राम ओजी गांजा और ये सब कुछ बरामदगी हुई है। कई और भी चीजें बरामद की गई है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए रेडियो टीवी का आपके कार्यक्रम नहीं कर सकते।